हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में अकाउंटिंग रेशियो में हम 37 तक कर चुके थे। आज से हम लोग करने वाले हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का पहला रेशियो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट ऊपर आएगा और इक्विटी नीचे आएगा। डेब्ट मतलब क्या होगा? लॉन्ग टर्म या तो नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसमें हम लिखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, है ना, या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस को बताता है एंटरप्राइज की। ठीक है, आइडियल रेशियो 2:1 होगा। और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या आता है? आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, आपका P&L आता है, ये रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 2:1। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के लिए आपको वही जो मैंने बैलेंस शीट याद करवाई है, बस उस बैलेंस शीट को आप यहाँ पे बना लो, आपके सारे क्वेश्चंस फटाफट हो जाएंगे। तो हम एक बार बैलेंस शीट बना लेते हैं यहाँ पे। चलो बोलो फटाफट, बैलेंस शीट में इधर 3 चीजें कौन सी आती हैं? सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स यानी कि फिक्स एसेट्स, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स, और ये बन जाता है टोटल एसेट्स। ये मैं आपको शुरू से समझाते हुए आ रही हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि फॉर्मूले ढेर सारे हैं, कितने सारे फॉर्मूले याद करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इस बैलेंस शीट को यदि आप ध्यान में रखोगे, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इधर क्या आता है? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। सॉरी। और बेटा, इन दोनों को जब अपन प्लस करते हैं, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी दोनों को यदि हम प्लस करते हैं तो क्या आता है? कैपिटल इंप्लॉयड। और नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी को यदि हम प्लस करते हैं तो आता है टोटल डेब्ट। ये सब हम ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं, बस इसको हमें ध्यान रखना है, इससे हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। डेब्ट कौन सा वाला? ये डेब्ट है। और ये दोनों जब प्लस हो जाते हैं तो टोटल डेब्ट। और मैं आपको क्या सिखाती हूं? कुल उधारी, लंबी और छोटी। ये छोटी उधारी है और ये लंबी उधारी। दोनों उधारी को जब हम प्लस करते हैं तो कुल उधारी बनती है। ठीक है, कुल मैंने कितना पैसा उधार लिया है? लंबे समय का और छोटे समय का। तो जो लंबे समय का उधारी है उसको बोलेंगे हम डेब्ट। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 38 से। 37 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टीएस ग्रवाल फाइनेंशियल बुक 38 नंबर का क्वेश्चन। टोटल एसेट्स 2,60,000, टोटल डेब्ट 1,80,000, करंट लाइबिलिटी 20,000। कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। देखो यहां बैलेंस शीट से समझ में आ रहा है, पहले टोटल डेब्ट दिया है। ठीक है, पहले ये उतारना जरूर कि क्या दिया है। टोटल डेब्ट इज इक्वल टू क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। आपके पास टोटल डेब्ट है 1,80,000, नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है लेकिन करंट लाइबिलिटी है 20,000। क्या होगा बेटा? ये प्लस का 20 है, इधर आएगा तो माइनस का 1,60,000 नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं डेब्ट। क्या बोलते हैं? डेब्ट। एक आ गया। दूसरा चाहिए हमको
इक्विटी, इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड। यहां देखो टोटल एसेट्स दी हुई है हमें 2,60,000, तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी बेटा 2,60,000, और टोटल डेप्ट 180, इन दोनों का टोटल दे रखा है हमको 180। ये वाला निकाल सकते हो आप, इसमें से इसको क्या कर दूं माइनस, तो क्या फॉर्मेट बना शेयर होल्डर फंड के लिए, टोटल लायबिलिटी माइनस टोटल डेप्ट। टोटल लायबिलिटी 2,60,000, टोटल डेप्ट 180, तो शेयर होल्डर फंड आ गया कितना आएगा 180, 40, 260, 180, 0, 16, 8, 80,000। क्वेश्चन कंप्लीट। आपके पास शेयर होल्डर फंड भी आ गया और आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी डेप्ट भी आ गया। फॉर्मूले में रख दो, डेप्ट टू इक्विटी, डेप्ट है हमारा 1,60,000 डिवाइडेड बाय 80,000, तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा 2:1। आइडियल रेशियो है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट, बहुत सिंपल है, सिर्फ बैलेंस शीट को देखते हुए हम क्वेश्चंस करेंगे। कैलकुलेट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, 10% डिबेंचर और करंट लायबिलिटी दिया है। तो देखो 39, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या प्लस होगा, शेयर होल्डर फंड में आपका क्या क्या प्लस होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या प्लस होगा बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये दोनों रिजर्व एंड सरप्लस में होंगे, यहां तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिखती हूं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तीनों को प्लस कर दोगे। ये रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, जनरल रिजर्व है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर का आइटम। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है आपका 5 लाख, जनरल रिजर्व 90,000, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 50,000। कितना हुआ टोटल बेटा 5,90,000, 90 में 5 और जोड़ेंगे तो 6,40,000। ये आ गया आपका शेयर होल्डर फंड। अगला चाहिए आपको डेप्ट। डेप्ट का मतलब यहां पे रहेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 10% डिबेंचर। 10% डिबेंचर्स को हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या बोलेंगे बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेप्ट 10% डिबेंचर्स। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1,30,000। बस फॉर्मूले में रख दो, डेप्ट ऊपर आएगा 1,30,000 डिवाइडेड 6,40,000, 3 0 पूरा डिवाइड करना 13 का 64 में, ठीक है। तो 13 डिवाइडेड 64 यह आएगा 0.20, 0.20:1, ठीक है। पीछे हमेशा 1 रहने देना, पूरा डिवाइड कर देना। ये सिर्फ पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होता है, डिबेंचर्स, और शेयर होल्डर फंड में क्या आता है। अगर आपने एक बार भी क्वेश्चंस कर लिए मेरे साथ तो आपके सारे क्वेश्चंस फटाफट हो जाएंगे। नेक्स्ट 40 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच फुल्ली पेड, 5,000 9% प्रेफरेंस शेयर 10 ईच फुल्ली पेड, जनरल रिजर्व, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, 10% डिबेंचर और करंट लायबिलिटी। सेम क्वेश्चन है, यहीं पे कर देते हैं।
39 के बाद कौन सा हो गया ये 40। क्या लिखें, इक्विटी भी है और प्रीफरेंस भी है, लिख लेंगे इक्विटी प्लस प्रीफरेंस। इक्विटी है आपके पास 2 लाख, प्रीफरेंस आपके पास है 1 लाख, जनरल रिजर्व है आपके पास 90,000 और स्टेटमेंट P&L एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की जगह स्टेटमेंट ऑफ P&L है तो वो लिख दें। ठीक है, ध्यान रखना यदि सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ P&L है तो हम उसको प्रॉफिट ही मानेंगे, और स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट लिखा है तो लॉस होगा, हम माइनस करेंगे। कितना है 40,000 और 10% डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग में इस बार 1,50,000 है। रख दें फॉर्मूले में 150 ऊपर, ये कितना हुआ बेटा 2 और 1 3, 3,90,000, 4,30,000। शेयर होल्डर फंड आ गया 4,30,000 और 1,50,000 नीचे। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4,30,000। 15 का 43 से डिवाइड कर दो, 0.348 348 है तो 0.35:1 लिखना राउंड फिगर में। क्लियर, 40 हो गया। 41 अच्छा क्वेश्चन है 41, यहीं पे हो जाएगा ये भी 41, यही चीज वापस से लिखनी है 41। देखो पहले हम इसको पढ़ लें फिर बात करते हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अच्छा ऊपर लिखा है बैलेंस शीट had the following amount as at 31st March 2023. 10% preference share capital, equity share capital, security premium reserve, reserve and surplus, long term loan from IDBI और current assets, current liability, investment, property और depreciation write off. Calculate ratio indicating the long term एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए अगर डेब्ट टू इक्विटी ना लिखा है और ऐसा बोल दे कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस के लिए रेशियो निकालो तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, और शॉर्ट टर्म के लिए बोले तो करंट रेशियो। यहाँ करंट रेशियो का नाम नहीं दिया है, यहाँ कहा है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम क्या निकालेंगे, करंट रेशियो। अब इस क्वेश्चन में मुझे आपको क्या समझाना है कि देखो 10% प्रेफरेंस, इक्विटी और सिक्योरिटी प्रीमियम और रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। यहां देखो बेटा रिजर्व एंड सरप्लस मेन हेडिंग होती है और सिक्योरिटी प्रीमियम उसके अंदर आता है। यदि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L और रिजर्व एंड सरप्लस दिया है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम और P&L को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मेन हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस पता है। पहले आप इक्विटी, प्रीफरेंस और रिजर्व एंड सरप्लस ही लें। अगर रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में नहीं दिया है तब आप फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L ढूंढे। तो इक्विटी, प्रीफरेंस और रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास है। इक्विटी, प्रीफरेंस एंड रिजर्व एंड सरप्लस। फिर से कह रही हूं सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। रिजर्व एंड सरप्लस मेन हेडिंग होता है और सिक्योरिटी प्रीमियम उसके अंदर होता है ना, इंक्लूड। तो इक्विटी कितने का है बेटा 5 लाख, प्रीफरेंस 15 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे 4 लाख। तो 15 और 5 20, 20 और 4 24, 24 लाख हो गया। और लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम IDBI ये आपका डेप्ट हो गया 30 लाख। जो लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है 30 लाख, ये आपका डेप्ट हो गया। फॉर्मूले में रख दे, डेप्ट कहां आएगा ऊपर,
और ये नीचे। ये हम निकाल रहे हैं लॉन्ग टर्म, क्या निकाल रहे हैं बेटा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। वन 1.25:1, यही आपका आंसर आ रहा है। और करंट रेशियो, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जो शो करता है वो कौन सा करता है, करंट रेशियो। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स कितनी है बताओ, तो करंट एसेट्स है आपके पास 12 लाख और 8 लाख दे रखा है बेटा, डायरेक्ट पुट कर दो 12 लाख और 8 लाख। 4 2 जा 4 3 जा 3 डिवाइडेड बाई 2, 1.5:1। दोनों ही आइडियल रेशियो से पीछे हैं। आइडियल रेशियो क्या होता है, 2:1। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये थी कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करेंगे, वो रिजर्व एंड सरप्लस को भी लेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम को भी लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड है। नेक्स्ट 42, कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ग्रॉस accumulated debt, non-current investment, long-term loan and advance, current assets, current liability, 10% long-term borrowing, long-term provision। इसके लिए थोड़ी सी बैलेंस शीट का यूज करना होगा। पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। देखो सबसे पहले आपको एसेट्स दी हुई है, हमेशा ध्यान रखना बेटा, यदि आपको फिक्स एसेट्स दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, फिक्स एसेट्स, तो उसमें से डेब्ट हमेशा माइनस करके लिखना, हमें ग्रॉस नहीं बल्कि बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू चाहिए होती है, नेट। आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 840 है, जिसमें से डेप्रिसिएशन के 1,40,000 है, तो 840 में से 140 माइनस कर देना, फिक्स एसेट्स कितनी आ गई, 7 लाख। क्यों करा, देखो आप याद करो 11th क्लास में, और हमेशा अपन जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करके लिखते हैं ना, इसलिए। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपके पास है 14,000, लॉन्ग टर्म लोन ये भी इसी में आएगा, है ना, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ध्यान रखना जहां एडवांस की बात आ जाए वो एसेट्स होता है, सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन होगा लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस तो एसेट्स में लिखना। फिर करंट एसेट्स दे रखी हैं 350, और क्या दे रखा है, करंट लाइबिलिटी 280, और नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दो दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और प्रोविजन, तो दोनों को प्लस कर लो, 4 20 और 1 40, 5,60,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन बेटा, देख लो। नॉन करंट लाइबिलिटी जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होंगे 4 20 और 1 40, तो आपको डेब्ट, कौन सा क्वेश्चन है ये, 42। डेब्ट तो आपको मिल गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, 4,20,000 और 1,40,000, ये हो गया आपका 560। अब आपको क्या चाहिए, शेयर होल्डर फंड। तो आपके पास टोटल एसेट्स आ चुकी है, टोटल एसेट्स कितनी आ गई, 7 लाख प्लस 14,000 प्लस 56,000 प्लस 3,50,000, 11,20,000। आपको इधर का टोटल मिल गया 11,20,000। तो टोटल एसेट्स यदि 11,20,000 होती है तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी, 11,20,000। और आपके पास ये दोनों हैं तो इन दोनों को प्लस करके इसमें से क्या कर दूं, माइनस, तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूला तो बनाना होगा। तो आप लिखो पहले टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू, किस किस को प्लस किया आपने, फिक्स एसेट्स
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस प्लस करंट एसेट्स। फॉर्मूले तो लिखने होंगे क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको बताना होगा, आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हो। तो फिक्स एसेट्स कितनी है 7 लाख प्लस 14,000 प्लस 56,000 प्लस 3,50,000, यह आ गया आपका 11,20,000। फिर लिखेंगे शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी माइनस टोटल डेप्ट। टोटल लाइबिलिटी 11,20,000, टोटल डेप्ट में आपका कौन सा आता है नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट 5,60,000 और 2,80,000, दोनों को प्लस करके 11,20 में से माइनस कर देते हैं। 5,60,000, 2,80,000, 2,80,000, दोनों आंसर आ गए। शेयर होल्डर फंड भी आ गया और डेप्ट भी आ गया। फॉर्मूले में रख दो डेप्ट टू इक्विटी 5,60,000 डिवाइडेड 2,80,000, 30,000, 2:1, ये आ गया आंसर। 2 बार कैंसिल होता है, 2:1। बहुत सिंपल है। सिर्फ केवल क्या होगा, शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए आपको टोटल लाइबिलिटी चाहिए थी। शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए आपको टोटल लाइबिलिटी चाहिए थी। आपके पास टोटल लाइबिलिटी तो नहीं थी बट टोटल एसेट्स थी, तो टोटल एसेट्स निकालकर टोटल लाइबिलिटी हो गया और उनमें से दोनों को माइनस कर दिया। नेक्स्ट 43, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल डेप्ट, करंट लाइबिलिटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत इजी है, वही बैलेंस शीट, इसीलिए बैलेंस शीट और ये मैंने सामने आपके रख रखी है ताकि आपको सारा समझ में आए बेटा। एक बार भी यदि आप इनको क्वेश्चंस को कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इन्हें छोड़ना, देखिए पार्टनरशिप या उसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन उसमें कितनी सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। यहां एक क्वेश्चन आ रहा है, 5 मिनट लगने वाले हैं, सिर्फ फॉर्मूले यदि याद हो तो। चलो, डेप्ट टू इक्विटी, टोटल डेप्ट दे रखा है 6 लाख। कौन सा क्वेश्चन है 43। देखो टोटल डेप्ट मतलब क्या होता है, पहले वो लिख लो। तो टोटल डेप्ट मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। आपके पास टोटल डेप्ट दिया है 6 लाख और नॉन करंट नहीं पता है लेकिन करंट पता है 2 लाख। हो गया क्वेश्चन। नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई 6, 2 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 4 लाख। ये आ गया आपका डेप्ट। नॉन करंट लाइबिलिटी को अपन क्या बोलते हैं डेप्ट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको 6 लाख। शेयर होल्डर फंड नहीं पता लेकिन नॉन करंट लाइबिलिटी आपने अभी निकाली कितने की 4 लाख, वो लिख दो। ये प्लस का 4 है, इधर आया तो किसका हो गया बेटा माइनस का, ये 2 लाख, ये शेयर होल्डर फंड। सिर्फ एक बैलेंस शीट को आप वहां ध्यान रखते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ। ये शेयर होल्डर फंड आ गया, ये नॉन करंट लाइबिलिटी डेप्ट आ गया। 4 डिवाइडेड 2 लाख, 2:1 आइडियल रेशियो। कौन सा हुआ 43, 44। ठीक है, कैलकुलेट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स दे रखी है तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी हो गया, और कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल डेप्ट। कितना सिंपल है, देखो टोटल एसेट्स दे रखा है तो टोटल एसेट्स
इजिकल टू में क्या लिख सकती हूँ बेटा, टोटल लाइबिलिटी लिख सकती हूँ। तो टोटल लाइबिलिटी मेरे पास हो गई कितने रुपए की, तो टोटल लाइबिलिटी हो गई मेरे पास 14 लाख की। ठीक है, अब ये टोटल लाइबिलिटी हो गई 14 लाख। ये टोटल डेप्ट और शेयर होल्डर फंड को मिलकर बनती है। आपको टोटल डेप्ट दे रखा है, टोटल लाइबिलिटी कैसे मिलकर बनेगी, टोटल लाइबिलिटी बनती है 3 चीजों को लेकर, एक शेयर होल्डर फंड, एक नॉन करंट लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी, और इन दोनों को हम बोलते हैं टोटल डेप्ट। क्या बोलते हैं, टोटल डेप्ट। तो ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपके पास टोटल डेप्ट भी है, टोटल लाइबिलिटी भी है, तो शेयर होल्डर फंड निकाल सकते हो। टोटल लाइबिलिटी कितनी हुई, 14 लाख। शेयर होल्डर फंड नहीं पता, लेकिन टोटल डेप्ट पता है। टोटल डेप्ट किसको मिलकर बनता है, बस ये ध्यान रखो, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। तो टोटल डेप्ट है आपका 12 लाख। तो शेयर होल्डर फंड $14 लाख माइनस 12 लाख कितना आ गया बेटा, 2 लाख। ये क्या आ गया आपका, शेयर होल्डर फंड। अब क्या चाहिए हमें शेयर होल्डर फंड के बाद, क्वेश्चन में कैपिटल इंप्लॉयड दी हुई है। क्या दी हुई है, कैपिटल इंप्लॉयड 10 लाख। अब कैपिटल इंप्लॉयड क्यों दी है, क्योंकि कैपिटल इंप्लॉयड 2 चीजों से मिलकर बनती है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज क्यों दे रखी है और कौन सी चीज का क्या फॉर्मूला होता है। पहले मुझे टोटल डेब्ट दिया था और टोटल एसेट्स दी थी, तो टोटल एसेट्स से मैंने क्या निकाल लिया, टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी से मैंने क्या निकाल लिया, शेयर होल्डर फंड। फिर उन्होंने मुझे क्वेश्चन में कैपिटल इंप्लॉयड दे दिया, तो कैपिटल इंप्लॉयड इन 2 चीजों से मिलकर बनता है। तो अगर कैपिटल इंप्लॉयड में से मैं शेयर होल्डर फंड को माइनस कर दूं तो नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाएगा। बस इस बैलेंस शीट को ही घुमा रहे हैं। कैपिटल इंप्लॉयड किससे मिलकर बनती है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो कैपिटल इंप्लॉयड आपके पास कितनी है बेटा, 10 लाख। ये लिखा मैंने कैपिटल इंप्लॉयड 10 लाख। शेयर होल्डर फंड अभी आपने निकाला 2 लाख। तो नॉन करंट लाइबिलिटी यहां से निकाल लो, 10 में से 2 गए 8 हो गया। नॉन करंट लाइबिलिटी किसको बोलते हैं अपन, डेप्ट को। तो डेप्ट आ गया आपका 8 लाख और शेयर होल्डर फंड 2 लाख। 4:1 दैट विल बी आंसर 44। बहुत सिंपल है। अगला 45। सिर्फ एक बार आप कर लेंगे और एक एग्जाम के वक्त तो सब याद रहेगा। चले 44 किया अभी हमने, अब हम कर रहे हैं 45। कैपिटल इंप्लॉयड और शेयर होल्डर फंड दिया है और पूछा है कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। कैपिटल इंप्लॉयड $8 लाख, शेयर होल्डर फंड 2 लाख। एक लाइन में आंसर आ रहा है। कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। हो गया क्वेश्चन। कैपिटल इंप्लॉयड की जगह लिख दो 8 लाख, शेयर होल्डर फंड की जगह लिखो 2 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटी। ये प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो गया। नॉन करंट लाइबिलिटी आ गई आपकी 6 लाख। नॉन करंट लाइबिलिटी किसको बोलते हैं अपन, डेप्ट को। तो डेप्ट अपने पास है, शेयर होल्डर फंड भी अपने पास है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो
डेप्ट कितना लिख दूं 6 लाख और शेयर होल्डर फंड 2 लाख 3:1 हो गया 45। चले अब 46, अब फिर से आपको थोड़ा सा एक करंट रेशियो में लेके जाएगा। 46 किंग लिमिटेड हैज करंट रेशियो 2.5:1। इट वर्किंग कैपिटल इज 120, टोटल एसेट्स 380 एंड टोटल डेब्ट 280। टोटल एसेट से क्या बनता है टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी में से टोटल डेब्ट को माइनस करें तो क्या बनता है शेयर होल्डर फंड। क्लियर? फिर से करते हैं, पहले पुराना रिवाइज करते हैं। 46 क्या दिया है बेटा करंट रेशियो, करंट रेशियो कितना है 2.5/1 और दिया है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कितना है 120। ठीक है, अब देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू आ गया 2.5 CL और CL को मैं थोड़ी देर के लिए मान लेती हूं X। क्या मान लेती हूं X, तो करंट एसेट्स हो गया मेरा 2.5X। करंट एसेट्स को मैंने, करंट लाइबिलिटी को मैंने X मान लिया, तो करंट लाइबिलिटी को X की जगह यदि लिख दूं तो करंट एसेट्स आ जाएगी 2.5X। फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल का क्या होता है बेटा करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मुझे दे रखी है 1,20,000, करंट एसेट्स कितनी है बोलो 2.5X और करंट लाइबिलिटी को आपने क्या एज्यूम किया है X। 2.5 में से आगे कुछ नहीं होता है तो 1.5X 1,20,000 डिवाइडेड 1.5, 1,20,000 डिवाइडेड 1.5, ये आ गया आपका 80,000। 15,8 यस 80,000, ये आ गई आपकी करंट लाइबिलिटी। अब आप बोलेंगे करंट लाइबिलिटी से क्या मतलब, क्योंकि टोटल डेब्ट इज इक्वल टू होता है नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, है ना। और टोटल डेब्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने 280, 2,80,000 और नॉन करंट लाइबिलिटी पता नहीं है, लेकिन करंट लाइबिलिटी हमने यहां से निकाल ली 80,000 रुपए, तो ये प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का, तो 2 लाख रुपए आ गए नॉन करंट लाइबिलिटी यानी कि डेब्ट। यही था मेन, अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। फिर टोटल असेट्स दे रखी है आपको 380, तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या होगा टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है फिर से बोलो, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेब्ट। देखो मैं बार बार लिख रही हूं फॉर्मूले ताकि आपको याद हो जाए बेटा। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, टोटल एसेट्स दे रखी है 3,80,000, तो टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई 3,80,000। शेयर होल्डर फंड नहीं पता लेकिन टोटल डेब्ट पता है 2,80,000, तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हुआ, 1 लाख आ गया शेयर होल्डर फंड। हो गया, डेब्ट है 2 लाख और शेयर होल्डर फंड है 1 लाख। आंसर आ गया 2:1। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल दे दी थी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में, तो इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, मैं भी पूछूंगी टेस्ट में जब भी होगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी करना। नेक्स्ट 47, मोनिका लिमिटेड हैज क्विक रेशियो of 1.5:1, working capital is 1,20,000, inventory 80,000, total assets और total debt। टोटल एसेट्स और टोटल डेब्ट से तो शेयर होल्डर फंड तो निकल जाएगा, लेकिन क्विक रेशियो दिया है, बहुत अच्छा, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन।
देखो क्विक रेशियो दिया है बेटा, क्या दिया है? क्विक रेशियो कितना दे रखा है? 1.5/1। किसका फॉर्मूला होता है ये? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक, तो मैं इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू आ गया 1.5 CL। ठीक है, चलें, अब क्विक एसेट्स आ गया 1.5 CL और मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इन्वेंट्री दे रखा है, वर्किंग कैपिटल भी दे रखा है। क्या दे रखा है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो मेरे पास क्विक एसेट्स तो है, अगर मुझे करंट एसेट्स निकालना हो, क्या निकालना हो? करंट एसेट्स, तो क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री को क्या कर दूं? प्लस। याद है, अगर क्विक एसेट्स निकालनी हो, लिक्विड एसेट्स निकालनी हो, तो करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस करते हैं। तो यदि मुझे करंट निकालना है तो क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री को प्लस कर दूं, तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्विक एसेट्स है 1.5 CL। ठीक है, क्विक एसेट्स कितनी है? 1.5 CL और इन्वेंट्री कितना है? इन्वेंट्री है मेरे पास 80,000 प्लस 80,000। ये बात समझ में आई? फिर से समझाऊं? देखो क्विक रेशियो दिया है बेटा, कौन सा दिया है? क्विक रेशियो 1.5/1 फॉर्मूले में रखा, क्विक एसेट्स आ गई 1.5 CL, लेकिन मुझे क्विक नहीं, मुझे करंट चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है तो मैं वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी तो यही रहने दूंगी और करंट एसेट्स की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगी 1.5 CL प्लस 80,000 करंट एसेट्स की जगह। अच्छे से लिख देती हूँ, करंट एसेट्स की जगह क्या लिखूं? 1.5 CL प्लस 80,000 माइनस CL। और वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है 1,20,000। वही क्वेश्चन है, लेकिन यहां एक स्टेप आगे बढ़ गई। यहां क्विक रेशियो दिया था, क्विक रेशियो से क्विक एसेट्स निकली और क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री को प्लस करेंगे तो करंट एसेट्स आएगी। अब इसको सॉल्व कर लो तो 1,20,000 ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो गया 1.5 CL माइनस CL। 1,20 में से 80 गए, 40, 1.5 में से 1 CL गया 0.5 CL। CL इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड 0.5, पॉइंट हटाया 105, 8 कितना आया? ये 80,000। ये आ गई आपकी करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी का ही झोल था, क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में टोटल डेप्ट दिया है 280, 47 कर रहे हैं अपन। टोटल डेप्ट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट दे रखा है 2,80,000 और करंट लायबिलिटी आपने निकाल लिया 80,000। तो ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया, यानी कि 2 लाख रुपए आ गए आपके नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि डेप्ट। जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, यहां से पूरा वही है, सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड हुई है 1.5 CL प्लस 80। बस इन्वेंट्री प्लस करके लिखा है क्योंकि क्विक एसेट्स निकली थी, बाकी सेम है। फिर टोटल एसेट्स दिया है तो टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी क्वेश्चन में दे रखा है आपको 3,80,000। शेयर होल्डर फंड नहीं पता, लेकिन टोटल डेप्ट पता है 280। दोनों में अमाउंट सेम ही है, सिर्फ एक बार करंट रेशियो से निकालना था, एक बार क्विक रेशियो से निकालना था। ये इधर आएगा, 1 लाख रुपए शेयर होल्डर फंड हो गया। फॉर्मूले में रख दो, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 2 लाख डिवाइडेड 1 लाख इज इक्वल टू 2:1।
था बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। 47। अब आते हैं 48 पर। अब वापस से वही चीज आ गई, ऐसा करने से क्या इंक्रीज होगा, ऐसा करने से क्या डिक्रीज होगा। ये मैंने आपको करंट रेशियो में भी समझाए थे, लिक्विड रेशियो में भी समझाए थे, और यहां भी समझा रही हूं। ये बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। फिर से देखो, ये बकायदा PYQs में आए हुए हैं लास्ट 10 ईयर में। 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज 2, यानी कि 2:1, स्टेट गिविंग रीजन whether this ratio will increase, decrease or will have no change in each of the following cases. Sale of land, book value 4 lakh is equal to 5 lakh. Issue of equity share for the purchase of plant and machinery. Issue of preference share for redemption of 30% debenture worth 10 lakh. सबसे पहले आपको दिया है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2:1, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू इन्होंने 4 लाख 5 लाख, तो अपन इसको 20 लाख लिख लेते हैं। मान लीजिए हमारा डेब्ट है 20 लाख और हमारी इक्विटी है 10 लाख। अब फर्स्ट पॉइंट करते हैं, सेल ऑफ लैंड। आपने लैंड को सेल किया, कितने में सेल किया? 5 लाख। उसकी बुक वैल्यू थी, ध्यान से समझना बेटा, बुक वैल्यू थी 4 लाख। आपने सेल किया है 5 लाख में, तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 1 लाख। अब सबसे पहले आप ये सोचो कि इससे आपके डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। आपने लैंड को बेचा तो लैंड डिक्रीज हुई, लैंड फिक्स एसेट्स में आता है, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आपके पास पैसे आए, कैश इंक्रीज होगा, जिसका भी यहां पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट बढ़ेगा 1 लाख रुपए से। प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर फंड में आता है। शेयर होल्डर फंड क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो प्रॉफिट 1 लाख रुपए यहां बढ़ेगा, यानी कि ऊपर तो 20 लाख रहेगा, लेकिन 10 में 1 लाख का प्रॉफिट बढ़ जाए तो नीचे कितना हो जाएगा? 11 लाख। तो यहां पे आपका जो रेशियो है पहले कितना था? 2:1, लेकिन यदि मैं 20 डिवाइडेड बाय 11 करती हूं तो आपका रेशियो आ जाएगा 1.8:1। तो फाइनली किसी भी एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड इंक्रीज होगा, लेकिन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का आंसर क्या होगा? डिक्रीज। फर्स्ट में आप क्या आंसर लिखेंगे? डिक्रीज इन इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। क्लियर? फिर से देखते हैं सेकंड, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपने शेयर्स इशू किए तो शेयर्स बढ़ जाएंगे, शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर फंड इंक्रीज, ठीक है। लेकिन आपने बदले में क्या खरीदी है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी परचेस की है तो प्लांट एंड मशीनरी भी इंक्रीज होगी, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स में आती है, यहाँ पे फिक्स एसेट्स का कोई कॉलम नहीं है, हमें डेब्ट और इक्विटी में देखना है, तो इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ शेयर होल्डर फंड बढ़ेगा। शेयर होल्डर फंड कितने से बढ़ेगा? 10 लाख, यानी कि डेब्ट अभी भी 20 लाख रहेगा और आपका जो शेयर होल्डर फंड है वो 10 लाख से इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे कितना था? 10 लाख, और 10 और 10 कितने हो जाएंगे? 20 लाख। ऑलरेडी आपके पास इक्विटी 10 लाख की है और 10 लाख के आपने शेयर और इशू कर दिए, तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे बेटा? 20। यहां रेशियो हो जाएगा 1:1, यानी कि फिर डिक्रीज। यदि हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं प्लांट एंड मशीनरी को परचेस करने के लिए,
तो हमारा शेयर होल्डर फंड बढ़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स बढ़ेगा। फिक्स एसेट्स यहां नहीं आता है, इसलिए सिर्फ नीचे फर्क पड़ेगा, डेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1:1 यानी कि रेशियो डिक्रीज होगा। थर्ड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं 13% डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करने के लिए। देखिए यहां पे भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुए हैं। कौन से इशू हुए हैं? प्रेफरेंस शेयर। कितने? 10 लाख के। तो यहां पे भी शेयर होल्डर फंड 10 लाख से बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो शेयर हमने इशू किए हैं, ये हमने डिबेंचर्स का पेमेंट करने के लिए किए हैं। डिबेंचर्स का पेमेंट यानी कि रिडेम्पशन। इससे पहले भी मैंने आपको एक बार समझाया था कि डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करंट लाइबिलिटी में आते हैं, लेकिन जिस साल उसका पेमेंट होता है, जिस साल दिस ईयर जब हम डिबेंचर्स का पेमेंट करते हैं, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी से करंट लाइबिलिटी में शिफ्ट हो जाता है। ध्यान रखना, नोट कर लेना कि जब हम डिबेंचर्स का पेमेंट करते हैं उस साल वो नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं बल्कि क्या बन जाता है? करंट लाइबिलिटी। तो यहां पे पेमेंट हो रहा है डिबेंचर्स का, तो करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। नॉन करंट नहीं बल्कि कौन सी? करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो फिर वापस से यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ केवल प्रेफरेंस शेयर इशू होंगे। तो भाई ऊपर 20 लाख ही रहेगा और नीचे वापस 10 और 10 20 हो जाएगा। तो यहां पे भी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो डिक्रीज होगा। यदि आप शेयर इशू करते हो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करंट लाइबिलिटी में जाएगा, करंट लाइबिलिटी यहां नहीं आएगा, तो सिर्फ शेयर होल्डर फंड पे फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। नेक्स्ट वापस से यही है 49। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो of a company is 0.5:1. Which of the following would increase, decrease, not change in issue of equity share? ऐसे ही बता देती हूं। अगला क्वेश्चन 49 कौन सा है? 49 में देखो बेटा, यही चीज वापस से कही है। अब बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। इसके बाद लास्ट वाला आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। 49 यहां पे भी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो दिया है 0.5:1, ठीक है। यानी कि इसे मान लीजिए आप 5 लाख, तो ये हो गया 10 लाख। अब इन्होंने कहा अगर हम इशू ऑफ शेयर्स करते हैं, क्या करते हैं? इशू ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर्स इंक्रीज होंगे, यानी कि शेयर होल्डर फंड में पैसे बढ़ेंगे, डेब्ट में कोई चेंज नहीं होगा। 10 लाख और आपने कितने के शेयर इशू किए, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तो मान लीजिए आपने 2 लाख के शेयर्स इशू किए, है ना, या वहां पे मान लीजिए आपने 5 लाख के शेयर इशू किए। अज्यूम कर लेते कि हमने 5 लाख के शेयर इशू किए, तो शेयर होल्डर फंड इंक्रीज होगा। 10 की जगह कितना हो जाएगा? 15। तो यहां पे 5 1/3, तो क्या होगा? रेशियो डिक्रीज। पहले 0.5 था, अब तो ये 0.3 समथिंग आएगा, 1/3 0.33 समथिंग आएगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूं। आप इतना भी लिख सकते हैं कि जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर होल्डर फंड बढ़ता है, तो नीचे अमाउंट बड़ा हो जाएगा, डेब्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा, रेशियो डिक्रीज होगा। फिर से कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि कैश आया, कैश इंक्रीज होगा, लेकिन कैश किससे रिलेट करता है? करंट एसेट से।
डेटर डिक्रीज होंगे, डेटर भी करंट एसेट से, तो इसका डेब्ट टू इक्विटी पे कोई फर्क नहीं होगा, नो चेंज। नेक्स्ट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसका भी कोई फर्क नहीं होगा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मान लीजिए हमने कैश में पेमेंट किया तो कैश डिक्रीज होगा। कैश किससे रिलेट करता है? करंट एसेट से। डिबेंचर्स की वैल्यू कम होगी, लेकिन ये किस में डालेंगे हम? करंट लायबिलिटी में। फिर वही बात, जिस साल हम डिबेंचर्स का पेमेंट करते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी से डिबेंचर किस में शिफ्ट हो जाते हैं? करंट लायबिलिटी में। तो जब डिबेंचर्स का पेमेंट करेंगे तो करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी। दोनों डेब्ट टू इक्विटी में नहीं आते हैं, नो चेंज। लास्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, नो चेंज। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, माल खरीदा, स्टॉक आया, स्टॉक करंट एसेट से होता है। उधार खरीदा, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, करंट लायबिलिटी, दोनों का डेब्ट टू इक्विटी पे कोई फर्क नहीं होगा। कितना इजी है। इसी तरह से लास्ट 50 जो आप करेंगे, assuming that debt to equity ratio 2:1, state giving reason which of the following transaction would increase, decrease and not alter debt to equity ratio. Issue of new share for cash, जब नए शेयर्स इशू करेंगे तो शेयर होल्डर फंड बढ़ जाएगा, डेब्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिक्रीज। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स काय में कन्वर्ट हो रहे हैं? शेयर्स में। डिबेंचर्स करंट लायबिलिटी में आएगा, कोई चेंज नहीं। शेयर्स बढ़ेंगे तो शेयर होल्डर फंड बढ़ेगा, यानी कि डिक्रीज। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट अ प्रॉफिट, फिक्स्ड एसेट्स कम होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स किस पे बेचा है? प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट काय में इंक्लूड होता है? शेयर होल्डर फंड में। तो शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हो जाएगा, डेब्ट पे कोई फर्क नहीं होगा, यानी कि रेशियो डिक्रीज। ठीक है। लास्ट दो, पेमेंट टू क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं होगा, और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस, आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है लॉन्ग टर्म डिफरेंट पेमेंट बेसिस पे, तो लॉन्ग टर्म आपके डेब्ट बढ़ेंगे। क्या बढ़ेगा? डेब्ट। एसेट्स पे कोई फर्क नहीं होगा और डेब्ट बढ़ेगा। शेयर होल्डर फंड एज इट इज रहेगा, ऊपर लॉन्ग टर्म लोन बढ़ेगा, यानी कि इसमें इंक्रीज। चलिए, तो 50 भी कंप्लीट। तो बहुत अच्छा वीडियो रहा, खूब सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने, 38 to 50। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया होगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट में हम लोग करेंगे टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। आपके पास पूरी पार्टनरशिप, शेयर, डिबेंचर्स सब कुछ है बेटा, और मैंने सारे चैप्टर्स के लगभग PYQs भी बना रखे हैं। आप कम से कम 10 तारीख तक बहुत अच्छे से अकाउंट्स की प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपका बिजनेस। और एक और अच्छी गुड न्यूज है कि मैं बिजनेस के जो चैप्टर्स ज्यादा मार्क्स के हैं उनकी केस स्टडीज, रीजंस, असर्शंस, ये सब लेकर आ रही हूँ। पिछले 10 सालों में किस तरह से कौन से चैप्टर में केस स्टडीज आई हैं, और ये सब पूरी प्रिपरेशन चालू है। बहुत जल्दी आपको वीडियोस मिलेंगे ताकि आपका बिजनेस का पेपर भी बहुत अच्छा जाए। इसलिए चैनल के साथ बने रहना। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।